एक व्यक्ति एक बार रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी नजर वहां खड़ी लगभग 20 सुंदर महिलाओं पर पड़ती है। उसे इनमें से किसी एक महिला को पसंद करना था, इसलिए वह बारी बारी से सभी महिलाओं को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर जाकर रुकती है। उस महिला की झुकी हुई आंखें उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह चेहरा कहीं देखा हुआ है। उसके कपड़े और पहनावा देखकर वह भीतर ही भीतर बेचैन हो जाता है। उसने पहले कभी इस महिला को इस रूप में नहीं देखा था। वह उसी महिला को पसंद करता है और उसे कमरे में ले जाता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है। अपनी पत्नी को इस हालत में और इस जगह पर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी जमीन मानो खिसक जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बातें सामने आती हैं, वह यह समझने की कोशिश करता है कि अब क्या करना चाहिए। फिर वह एक ऐसा फैसला लेता है जो बेहद चौंकाने वाला होता है। यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक सबक बन जाता है जो छोटी छोटी गलतियों पर महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया, वह न केवल साहसिक था बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी सीख साबित हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम साहिल है। साहिल बेंगलुरु में रहता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक दिन कंपनी ने उसे एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए मुंबई बुलाया। यह असाइनमेंट 2-3 महीने का था। साहिल की हाल ही में शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी की जिम्मेदारी के कारण उसे यह काम स्वीकार करना पड़ा और मुंबई जाना पड़ा। मुंबई पहुंचने के बाद साहिल ने कुछ हफ्ते काम किया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत करते हुए कहा, क्या तुम मुंबई घूमने आओगी? उसकी पत्नी यह सुनते ही बेहद खुश हो गई। उसने कहा, मेरा तो बचपन से सपना था मुंबई जाने का। मैंने मुंबई को सिर्फ फिल्मों और टेलीविजन पर देखा है। अगर शाहरुख खान का बंगला भी देख लूं तो कितनी अच्छी बात होगी। पत्नी की खुशी देखकर साहिल ने उसे आश्वासन दिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ बुलाऊंगा। साहिल ने अपनी पत्नी का रिजर्वेशन 7 अक्टूबर 2011 के लिए करा दिया था। उसने उसे बताया था कि तय तारीख पर ट्रेन मिलेगी और वह आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा उसके पास पहुंच जाएगी। वह दिन आखिर आ ही गया। साहिल की पत्नी ने कुछ जरूरी तैयारियां की और सीधे बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अपनी निर्धारित ट्रेन और निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठने के बाद सबसे पहले उसने अपने सास ससुर को फोन किया। उसने कहा, मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। करीब 1000 किलोमीटर का सफर है जो 16 से 17 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। ये पहला फोन था। इसके बाद उसने अपने पति साहिल को कॉल किया और कहा, मैं ट्रेन में आराम से बैठ गई हूँ, अब जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। साहिल ने उसे तसल्ली दी और समझाया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सफर के दौरान किसी अनजान से ज्यादा बातचीत मत करना और किसी को खाने पीने की चीज मत देना। ध्यान रखना, सब ठीक रहेगा। ट्रेन अब मुंबई की ओर अपने सफर पर चल पड़ी। लेकिन इस सफर में जो हुआ वह साहिल और उसकी पत्नी के लिए जिंदगी भर की कहानी बनकर रह गया। जैसे ही ट्रेन मुंबई के सफर के लिए रवाना होती है, तानिया अपनी बोगी में अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाती हैं। उसकी सामने वाली बर्थ पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे हुए हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, लेकिन सफर के कुछ घंटों बाद वे धीरे धीरे बातचीत शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे से परिचय लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की सामान्य बातें करने लगते हैं। तानिया इन सब से अलग रहती है। वह किसी से बात नहीं कर रही होती। उसका ध्यान केवल अपने फोन पर था, जिससे वह या तो अपने सास ससुर से बात कर रही होती या अपने पति साहिल से। साहिल से वह बार बार अपडेट देती है, अब इतना किलोमीटर सफर हो चुका है और मैं इस जगह पर पहुंच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांकते हुए वह साहिल को बताती है, बाहर का नजारा ऐसा दिख रहा है, मौसम वैसा लग रहा है। तानिया का सफर इन बातों के साथ ठीक ठाक कट रहा होता है। इसी बीच सामने बैठे 2 व्यक्तियों में से एक उससे बात करना शुरू करता है। वह कहता है, बहन जी, लगता है आप पहली बार मुंबई जा रही हैं। तानिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ट्रेन में पहले भी सफर किया है, लेकिन अकेले मुंबई पहली बार जा रही हूँ। उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई बड़ा शहर है, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो वहां सब आसान है, आप आराम से पहुंच जाएंगी। तानिया उसकी बात को सामान्य तौर पर लेती हैं, लेकिन सफर के आगे बढ़ने के साथ क्या होता है, यह उसकी यात्रा को एक अलग मोड़ पर ले जाता है। तानिया का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सामने बैठे दोनों अनजान व्यक्तियों से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बेझिझक हमसे शेयर कर सकती हैं। तानिया ने सिर हिलाकर बात टाल दी। कुछ समय बाद जब खाने पीने की चीजें आईं तो उन्होंने तानिया को भी पेशकश की। हालांकि तानिया ने विनम्रता से मना कर दिया। सफर लंबा था, करीब 15 से 16 घंटे का, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ लोगों के बीच सहजता बढ़ने लगी। स्वाभाविक था
कि बातचीत और थोड़ी दोस्ती सी भी होने लगी। सामने बैठे दोनों व्यक्तियों ने आपस में अच्छी पहचान बना ली थी और तानिया से भी उन्होंने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। तानिया के पास कुछ खाने पीने का सामान था जो उसने सफर के लिए साथ रखा था। जब उन व्यक्तियों की नजर उसके सामान पर पड़ी तो उनमें से एक ने कहा, बहन जी आपका सामान संभालने में मदद कर दें। तानिया ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उनकी बात मानते हुए सामान उन्हें थमा दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके खाने के कुछ हिस्से को खाते हुए उससे कहा, आप भी लीजिए बहन जी। तानिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और पानी का गिलास उनके सामने कर दिया। सफर आराम से कट रहा था और बातचीत का सिलसिला चल रहा था। जैसे जैसे ट्रेन मुंबई के करीब पहुंच रही थी, सफर सुहाना लगने लगा। अब तक ट्रेन ने करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और मुंबई केवल 150 किलोमीटर दूर रह गया था। तानिया ने अपने पति साहिल को फोन किया और कहा, मैं अब सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हूँ, तुम स्टेशन पर आ जाना। साहिल ने उसे भरोसा दिलाया, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं स्टेशन पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तानिया का सफर अच्छे माहौल में कट रहा था, लेकिन ट्रेन के आखिरी कुछ किलोमीटर पर कुछ ऐसा होने वाला था जो इस यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगा। तानिया का फोन कॉल समाप्त होते ही दोनों व्यक्ति ने फिर से चाय पीने का प्रस्ताव रखा। तानिया ने कहा, मैं तो चाय नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपको पीनी है तो ले लीजिए। इसके बाद उन दोनों ने चाय मंगवाकर तानिया को भी चाय दी। चाय पीते ही तानिया की हालत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश जैसी हो गई। नींद आ गई और लगभग 2-3 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को एक कार में पाई। तुम्हारी आंखें खुलने पर उसे यह एहसास हुआ कि वह अब ट्रेन में नहीं थी, बल्कि एक अजनबी जगह पर थी। उसने हल्का सा उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसी दौरान वह दोनों व्यक्ति और एक नया व्यक्ति उसके पास आकर खड़े थे। ये महसूस हुआ कि कुछ गंभीर अनहोनी घटना हो चुकी थी। तुम्हारे सवालों का जवाब देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तुम कहाँ हो और कहाँ ले जाया जा रहे हो ये जानने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले कि तानिया कुछ और पूछती, उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया। फिर कहा गया, अगर आवाज निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। अब तानिया की स्थिति ऐसी थी कि वह विरोध भी नहीं कर सकती थी। उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे ऐसी हालत में डाला गया था कि वह कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। कार लगातार चल रही थी और यह एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रही थी जहां तानिया के लिए यह सब समझना मुश्किल था। उसकी स्थिति और भी खराब हो रही थी और वह सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। वह दोनों व्यक्ति तानिया को इस हालत में पकड़े हुए थे जैसे वह किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो, और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर फिर से उसी हालत में छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने तानिया को रेड लाइट एरिया की एक कोठे पर ले जाया जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। वहां पर बातचीत शुरू होती है और यह तय किया जाता है कि तानिया को बेच दिया जाएगा। उसकी कीमत 45,000 रुपए रखी जाती है। जब तानिया को यह सब पता चलता है तो उसे हल्का हल्का होश आने लगता है और वह गिड़गिड़ाने लगती है, वह रोने लगती है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से बाहर निकालकर एक कोठे में बंद कर दिया। कोठे में मौजूद अन्य लड़कियां पहले से ही ऐसे कपड़े पहने हुए थीं जो देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो सकता था। तानिया को एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह विरोध कर रही थी और चिल्ला रही थी। उसे बांधकर एक कुर्सी पर रखा गया और मुंह को भी बंद कर दिया गया ताकि उसकी चीखें बाहर न निकलें। अब घर से निकली तानिया को लगभग 15 दिन हो चुके थे, जबकि उसका पति रेलवे स्टेशन पर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। तानिया का कहीं पता नहीं चल रहा था। तानिया के पति साहिल काफी परेशान हो जाता है जब उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता। वह बार बार फोन करता है लेकिन स्विच ऑफ आता है। फिर वह अपने माता पिता से पूछता है और अंत में GRP रेलवे पुलिस में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह लगातार अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन भी जाता है लेकिन वहां कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। साहिल के लिए यह एक अंधेरे में चलने जैसा था। इधर तानिया के साथ बुरा सुलूक जारी था। उसे रोज पीटा जाता था, उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और जो हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 116वें दिन कोठे की मालकिन सुनीता पूजा तानिया को चेतावनी देती है कि अगर वह अब भी इस काम को छोड़ने का फैसला नहीं करती तो उसे एक ऐसा काम करना होगा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। तब उन लड़कियों पर दबाव डाला जाता है जो पहले से वहां काम कर रही थीं और वे तानिया को समझाती हैं कि अब इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वे कहती हैं कि अब तुम्हें यही काम करना होगा क्योंकि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार तानिया टूट जाती है और मजबूरी में वही कपड़े पहनने लगती है जिनसे वह कभी बचना चाहती थी। तानिया का दिल टूट चुका था और जब वह ग्राहक के साथ कमरे में जाती है तो उसके साथ होने वाली घटना ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तानिया रोने लगती हैं और अपने पैरों पर गिरकर माफी मांगती हैं। वह अपने दर्द और तकलीफ को उस व्यक्ति से साझा करती है जो उसे यह समझने की कोशिश करता है। तानिया बताती हैं कि वह तो सिर्फ मुंबई घूमने आई थी लेकिन चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे यहाँ लाया गया। उसकी बातें सुनकर
उस व्यक्ति को अफसोस होता है, लेकिन वह उसे मदद करने का इरादा करता है और कहता है कि वह उससे उसके पति से बात करवा सकता है। इधर तानिया का पति साहिल उसकी तलाश में लगातार जुटा हुआ था। वह स्टेशन, पुलिस और हर जगह अपनी पत्नी को खोज रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। वह परेशान था क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो रहा था और तानिया का कोई संपर्क नहीं था। एक दिन अचानक साहिल को एक अनजान नंबर से फोन आता है और फोन पर रोते हुए तानिया की आवाज सुनकर वह सन्न रह जाता है। तानिया कहती है कि वह जहां है उसे नहीं पता, लेकिन वह वहां से निकलना चाहती है और साहिल से मदद की गुहार लगाती है। तानिया फोन पर साहिल से कहती है कि उसे नहीं पता वह कहां है, बस इतना जानती है कि वह एक अजनबी कमरे में है जो किसी रेड लाइट एरिया में स्थित है। वह पूरी तरह से घबराई हुई है और साहिल को भी अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाती है। ये सब सुनकर साहिल परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी को बचा सके। पुलिस के पास जाने का विचार आता है, लेकिन वह डरता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो कहीं तानिया को और नुकसान न हो जाए। इसलिए वह चुपचाप किसी ग्राहक की तरह कोठे पर जाता है और वहां अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। वह एक एक करके सभी महिलाओं को रिजेक्ट करता है, लेकिन जब उसकी नजर तानिया पर पड़ती है तो उसकी दुनिया ही पलट जाती है। तानिया की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। साहिल को अपनी पत्नी को देखकर पूरा सदमा लगता है, लेकिन वह उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वह उससे नाराज नहीं है। साहिल ने तानिया को पूरी तरह से गले लगा लिया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसे इस हालत से बाहर निकालेगा। साहिल ने तानिया को समझाया कि अब हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है और हमें सोच समझकर इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता निकालना होगा। साहिल ने तानिया को बताया कि अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हम पर हमला हो सकता है। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, जहां उसने अपनी पत्नी के गुमशुदगी की पूरी कहानी 1 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी घटना पुलिस को बताई। उसने कहा कि उसकी पत्नी एक रेड लाइट एरिया की कोठे पर है और पुलिस को जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया और साहिल के बताए ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस भारी फोर्स के साथ वहां पहुंची और एक कमरे की तलाशी ली जहां साहिल और तानिया दोनों मिलते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस छापे में न केवल तानिया को बचाया गया, बल्कि अन्य कई लड़कियों को भी दलालों के चंगुल से मुक्त कराया गया जो वहां पर बुरी हालत में थीं। पुलिस ने दलालों के बारे में पता लगाने की कोशिश की और यह जानकर हैरानी हुई कि ये दलाल अक्सर रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जैसी जगहों पर किसी सुंदर लड़की को निशाना बना लेते थे ताकि उसे कोठे तक लाकर बेचा जा सके। तानिया भी ऐसी ही एक लड़की थी जिसे दलालों ने फंसा लिया और बेचा। आखिर में ये संदेश है कि जब भी हम सफर करें, सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सम्मान पूर्वक यात्रा करें। जय हिंद, जय भारत।